टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल किसे बनाया गया है? असम राइफल्स पब्लिक स्कूल, सेंग खासी विद्यालय, कियांग नंगवाहा स्कूल या फिर कांची कामकोटी विद्या भारती स्कूल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, असम राइफल्स पब्लिक स्कूल। हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया स्कीम के तहत असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया। यह स्कूल पूर्वोत्तर का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल है। वर्तमान में देश में 9 खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल हैं, जिनमें से 5 का प्रबंधन सैन्य और अर्धसैन्य बल कर रहे हैं। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का मकसद खेलों और शिक्षा का इंटीग्रेशन करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का पहला प्रश्न है, 41वें वार्षिक 6 सदस्यीय गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC के शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात, कतर, यमन या फिर सऊदी अरब। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सऊदी अरब। हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद के 41वें वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन सऊदी अरब के अल उला शहर में किया गया। शिखर सम्मेलन में इस परिषद के देशों के बीच अल उला घोषणा पत्र पर दस्तखत हुए। इस घोषणा पत्र में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले समूह और कतर के बीच 3 साल से चल रही तकरार को खत्म करने का फैसला लिया गया। आपको बता दें, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन एवं मिस्र ने ईरान के साथ निकटता और आतंकवादी समूहों का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए कतर पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। खाड़ी सहयोग परिषद मध्य पूर्व के 6 देशों सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत, कतर एवं ओमान का एक राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1981 में हुई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बैंकों और कार्ड नेटवर्क के लिए पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी PIDF में योगदान अनिवार्य कर दिया है? नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। बीते दिनों भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और कार्ड नेटवर्क को पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी PIDF में योगदान करना अनिवार्य कर दिया। आपको बता दें कि RBI ने जून 2020 में PIDF के निर्माण की घोषणा की थी। टियर 3 से लेकर टियर 6 तक के केंद्रों और खासकर पूर्वोत्तर राज्यों में पॉइंट्स ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना PIDF का मुख्य उद्देश्य है। वर्तमान में PIDF का कोष 345 करोड़ रुपए का है। इसमें 250 करोड़ रुपए का योगदान RBI की तरफ से, जबकि 95 करोड़ रुपए का योगदान कार्ड नेटवर्क से जुड़े बैंकों से रहेगा। PIDF को मैनेज करने के लिए सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। RBI के डिप्टी गवर्नर BP कानूनगो इस परिषद के अध्यक्ष होंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की अनुमति दी है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल है? संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की अनुमति दी है। सेंट्रल विस्टा परियोजना का लक्ष्य नई दिल्ली में लुटियन गार्डन में 86 एकड़ भूमि का नवीनीकरण करना है। इसमें राष्ट्रपति भवन, संसद, इंडिया गेट एवं नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जैसे भारत सरकार के लैंडमार्क ढांचे शामिल हैं। अप्रैल 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें लुटियंस गार्डन की 86 एकड़ जमीन को पुनर्निर्मित करने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार निर्णय ने अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत नागरिकों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 मुख्य आधारों म्युनिसिपल लॉ के उल्लंघन, भूमि उपयोग के परिवर्तन और पर्यावरण कानून के उल्लंघन के आधार पर इस याचिका को सुना। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन किस मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, उद्योग एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने हाल ही में घोषणा की
कि वह एक राष्ट्रीय स्तर पर गौ विज्ञान ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने वाला है। ऐसा देशी गाय और इसके लाभों के बारे में छात्रों और जनता के बीच रुचि पैदा करने के लिए किया जा रहा है। इस परीक्षा के सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने परीक्षार्थियों की सहायता के लिए गौ विज्ञान पर एक अध्ययन सामग्री तैयार की है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन पशुपालन के क्षेत्र में वैज्ञानिक और आधुनिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। यह आयोग देशी नस्लों के संरक्षण, गायों एवं अन्य दुधारू पशुओं के वध को रोकने के लिए भी कार्य करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 2020 के दौरान भारत की जलवायु पर एक वक्तव्य जारी किया है? इसरो, भारत मौसम विज्ञान विभाग, DRDO या फिर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत मौसम विज्ञान विभाग। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 2020 के दौरान भारत की जलवायु यानी क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2020 पर एक स्टेटमेंट जारी किया है। इस स्टेटमेंट के मुताबिक साल 2020 के दौरान उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में 5 चक्रवातों की उत्पत्ति हुई। इनके नाम अम्फान, निवार, गाटी, निसर्ग, बुरेवी है। मार्च और जून को छोड़कर साल के सभी महीनों के दौरान देश का औसत मासिक तापमान सामान्य से अधिक गर्म था। इस दौरान अन्य चरम मौसमी घटनाओं का भी अनुभव किया गया, जैसे अत्यधिक भारी वर्षा, बाढ़, भूस्खलन, आंधी, बिजली, शीतलहरें आदि। भारत मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कोऑपरेशन ने जैव डाइजेस्टर तकनीक के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, नीति आयोग या फिर कला एवं संस्कृति मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हाल ही में महा मेट्रो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। गौरतलब है कि महा मेट्रो महाराष्ट्र मेट्रो रेल कोऑपरेशन है। यह भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। यह समझौता मेट्रो रेल नेटवर्क में मानव अपशिष्ट के उपचार के लिए उन्नत बायोडाइजेस्टर MK2 तकनीकी को लागू करने के लिए सहायता प्रदान करेगा। आपको बता दें कि बायोडाइजेस्टर तकनीकी मानव अपशिष्ट को पानी और गैसों में परिवर्तित कर देती है। भारतीय रेलवे पहले ही अपने यात्री डिब्बों में 2.40 लाख से अधिक बायोडाइजेस्टर को इंस्टॉल कर चुकी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की कमी का अनुमान है? 6.2%, 8.5%, 9.6% या फिर 11%? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 9.6%। विश्व बैंक ने हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में वैश्विक आर्थिक उत्पादन के 4% बढ़ने का अनुमान है। विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में 9.6% की कमी का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में संकुचन मुख्य रूप से घरेलू खर्च और निजी निवेश में तेज गिरावट के कारण होगा। हालांकि हाल के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि विनिर्माण और सेवाओं में रिकवरी तेजी से हो रही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने किस राज्य के जलमार्ग में सुधार के लिए $105 मिलियन का भुगतान किया है? असम, पंजाब, पश्चिम बंगाल या फिर कर्नाटक? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। विश्व बैंक, भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में $105 मिलियन के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह राशि पश्चिम बंगाल अंतर्देशीय जल परिवहन, लॉजिस्टिक्स और स्पेशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए आवंटित की गई है। यह विशेष विकास परियोजना हुगली नदी में माल ढुलाई और पैसेंजर मूवमेंट की सुविधा प्रदान करेगी। इसके अलावा यह अंतर्देशीय जल परिवहन जहाजों के डिजाइन में सुधार करेगा और सबसे अधिक ट्रैफिक और खतरनाक मार्गों पर रात्रि नेविगेशन को आसान करेगा। पहले चरण के दौरान परियोजना इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट प्रणाली की क्षमता में वृद्धि करेगी। आपको बता दें कि हुगली गंगा नदी की एक सहायक नदी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर बांध पर दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना तैयार की जा रही है। यह बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा, नर्मदा, सोन या फिर चंबल? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नर्मदा। मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर बांध पर दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना तैयार की जा रही है। यह राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध में तैयार होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना है। यह 600 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना है जो वर्ष 2022-23 तक बिजली उत्पादन शुरू कर देगी। इस परियोजना के लिए अनुमानित निवेश 3000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, विश्व बैंक और पावर ग्रिड ने इस परियोजना के विकास के लिहाज से सहायता प्रदान करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस बांध में सोलर पैनल लगाकर लगभग 2000 हेक्टेयर जल क्षेत्र में बिजली का उत्पादन किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आपदा से निपटने के लिए भारत की पहली महिला टीम किस राज्य में तैनात की गई है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में प्रशिक्षित एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के कर्मियों की एक महिला टीम को उत्तर प्रदेश में तैनात किया गया है। उन्हें आकस्मिक घटनाओं की स्थिति से निपटने के लिए राज्य के गढ़ मुक्तेश्वर शहर में गंगा नदी के तट पर तैनात किया गया है। गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ जिले का एक नगर है। प्रत्येक एनडीआरएफ बटालियन को सीआरपीएफ या आईटीबीपी की तरह एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ द्वारा नियुक्त किया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। टाटा पावर ने एमएसएमई उद्यमियों को रूफटॉप सोलर सेगमेंट में वित्त योजना प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? आईसीआईसीआई बैंक, लघु उद्योग विकास बैंक, एसबीआई या फिर एचडीएफसी बैंक? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।